हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस या जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को किस तरह डिफाइन किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में सीखा था, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसे किस तरह डिफाइन किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यदि आपने अब तक वह वीडियो वॉच नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियसली यहाँ पर एक बार और यहाँ पर ओवरव्यू समझ लेते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। देखिए सेल्फ इंडक्शन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, सेल्फ इंडक्शन दैट मीन्स खुद का इंडक्शन। अब देखिए सेल्फ इंडक्शन में क्या हुआ था, जब हम यहाँ पे वेरिंग करंट फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सोलेनोइड कॉइल में, वेरिंग करंट दैट मीन जो करंट कंटिन्यू चेंज होता है। देखिए करंट कंटिन्यू चेंज होने की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। चूंकि करंट कंटिन्यू चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल में, और ईएमएफ के कारण इसमें एक करंट फ्लो होगा जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब इसे हमने सेल्फ इंडक्शन क्यों कहा था, क्योंकि इसमें इस खुद की कॉइल के कारण इस कॉइल में एक और करंट फ्लो हुआ था जो कि सेल्फ का करंट था। इस सेल्फ के करंट को ही हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो करंट यदि इस डायरेक्शन में होगा तो जो होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। यदि करंट कम होगा तो करंट कम होगा तो ये इसका क्या करेगा, कम होने का भी अपोज करेगा, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक प्रोसेस है या एक फिनोमिना है, उसे हमें समझने से पहले हमें समझना होगा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन यदि हमें क्लियर होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या था, सेल्फ इंडक्शन था, दैट मींस खुद का इंडक्शन था, खुद के कारण एक करंट फ्लो हुआ था। अब यहाँ पर म्यूचुअल हुआ, म्यूचुअल में दैट मींस आपस में या अन्योन्य, खुद के में इसमें इसके और इसके आपस में मिलने के कारण कोई इंडक्शन होगा जिसके कारण करंट फ्लो होगा। अब किस तरह इंडक्शन होगा दोनों के कारण, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए इसे म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपका फेराडे लॉ क्लियर होना चाहिए। तो फेराडे के फर्स्ट लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था, जब हम किसी मैग्नेट को किसी कंडक्टर के पास इस तरह से रखते हैं तो मैग्नेट से क्या होती है, फील्ड लाइन निकलती है जो कि कंडक्टर से इस तरह से निकलती है या क्रॉस करती है। अब ये स्थिर कंडीशन में हो गए दोनों तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस कंडक्टर में, बट यदि इसकी कंडीशन चेंज की जाएगी, इसकी पोजीशन देखिए, यदि पास लाया जाएगा तो फील्ड लाइन चेंज होगी, यदि दूर ले जाया जाएगा तो फील्ड लाइन फिर चेंज होगी, क्योंकि फील्ड लाइन कम हो रही है, पास लाएगा तो फील्ड लाइन ज्यादा होगी। देखिए इस तरह से जब फील्ड लाइन चेंज होती है, जब दो में से किसी में भी एक में मोशन किया जाता है तो फील्ड लाइन चेंज होती है। जब फील्ड लाइन चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स की कंडीशन में क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर आता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। काफी सिंपल है, फेराडे ने फर्स्ट लॉ में बताया था जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक करंट फ्लो होगा जो कि इस कॉइल में फ्लो होगा। ये हमने फेराडे के फर्स्ट लॉ में देखा था। तो इसका मेन रीजन क्या था, फ्लक्स चेंज होना, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट फ्लो हुआ। अब यही फिनोमिना हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी समझने वाले हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप म्यूचुअल इंडक्शन काफी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास यह एक कॉइल है और यह एक दूसरी कॉइल है, हमारे पास दो कॉइल है। ठीक है, अब हमने दोनों कॉइल को एक दूसरे से सेपरेट रखा, इनका दोनों में आपस में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। फिर इस कॉइल में करंट फ्लो होने से इसमें करंट कैसे फ्लो होगा हम समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो प्राइमरी कॉइल है इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट की और एक स्विच के कनेक्ट किया है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है इसे नापने के लिए हमने यहाँ पे एक एम्पियर मीटर या गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कनेक्ट किया है। चलिए अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा चलिए हम समझ लेते हैं। सपोज अभी स्विच हमारा ऑफ कंडीशन में या ओपन है, ओपन होने से कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। अब स्विच को जैसे ही हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं तो बैटरी से करंट फ्लो होता है, और ये करंट हमने माना कि कंटिन्यू चेंज होता है, दैट मीन्स कंटिन्यू चेंजिंग करंट है। सपोज यहाँ पे कंटिन्यू चेंजिंग करंट है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे करंट। अब देखिए यहाँ पे जब करंट का फ्लो होगा जो कि कंटिन्यू इन जो कि होगा चेंजिंग इन नेचर का होगा, यहाँ पे कंटिन्यू चेंज होगा करंट। अब जैसा कि ओरस्टेड ने हमें पहले ही बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, जो कि ओरस्टेड ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब इस कंडक्टर से यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से भी हो सकती है, देखिए
मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। तो सपोज हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वह इस तरह से, देखिए क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स आया, जिस तरह यहां से फ्लक्स निकल रहा था उसी तरह यहां से भी फ्लक्स निकलेगा, देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्लक्स निकल रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, अभी यहां पे करंट यदि कंटिन्यू चेंज होगा तो करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यू चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज होगी तो यहां पे फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब फ्लक्स भी चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जैसे कि हमें फेराडे ने बताया था, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर इस सेकेंडरी कॉइल में आएगा तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट फ्लो होना कहते हैं, और यही करंट इंड्यूस्ड करंट होता है। सपोज इसमें करंट I1 फ्लो हुआ है, इसमें करंट I2 फ्लो हुआ है, ठीक है। यह हमारे पास, हम यदि डेफिनेशन के फॉर्म में बताना चाहे तो किस तरह से बता सकते हैं, देखिए वेन एवर करंट फ्लो विच इज इन चेंजिंग इन नेचर, जब भी हम किसी भी चेंजिंग इन नेचर का करंट किसी कॉइल में फ्लो करते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बनी तो क्योंकि करंट यहाँ पे कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो फील्ड से क्या क्या होगा, फ्लक्स भी बनेगा, फ्लक्स चूंकि कंटिन्यू चेंज होगा, अब फ्लक्स कंटिन्यू चेंज होगा तो यहाँ पे फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ के इंड्यूस होने से इसमें करंट का फ्लो होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल में I2 करंट फ्लो होने लगेगा जो कि इंड्यूस्ड करंट होगा, और प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण सेकेंडरी कॉइल में एक करंट का फ्लो होगा। अब इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम लेंजेस लॉ के द्वारा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली, यह तो हमें समझ में आ गया कि इस कॉइल में करंट फ्लो होने से इसमें करंट का फ्लो क्यों हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगा। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो जैसा कि लेंजेस लॉ ने हमें क्या बताया था कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वह उसका विरोध करता है, जिसके कारण वह खुद जनरेट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट I2 है, I2 विरोध किसका करेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग इन करंट का है, दैट मींस कि जितना करंट ज्यादा चेंज हो रहा है उतना ही ज्यादा फ्लक्स निकल रहा है, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा ये जितना करंट ज्यादा इंड्यूस चेंज होगा उसका अपोज करेगा। तो यदि ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ होने वाली है तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, इससे ज्यादा नहीं होने देगा। तो इसका अपोज करने के लिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वह इसके अपोजिट साइड होगी, दैट मींस इसे रोकने के लिए यदि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, कम होती रहेगी, तो इसकी करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इसे कम भी नहीं होने देगा। तो इस तरह लेंजेस लॉ से हम करंट की डायरेक्शन यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन में निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर हुआ हो। करंट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, फ्लक्स चेंज, ईएमएफ इंड्यूस्ड, करंट फ्लो, यही बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत होता है। अब मेन क्वेश्चन हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमें डिफाइन करना है। चलिए सपोज हमने माना कि इसमें करंट फ्लो I1 हो रहा है प्राइमरी में, सेकेंडरी में I2 हो रहा है, इसमें फ्लक्स ∅1 है और इसका फ्लक्स ∅2 है। अब यहां से हम यदि समझे तो समझने, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा करंट काहे कि करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यदि हम कह सकते हैं सेकेंडरी में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ∅2, जो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है वह काय के कारण हो रहा है। तो बेसिकली सेकेंडरी में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वह प्राइमरी करंट के कारण चेंज हो रहा है। देखिए प्राइमरी करंट यदि बंद हो जाएगा तो फ्लक्स भी नहीं चेंज होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में जो बेसिकली आप यहाँ पे फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो करंट के कारण हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी फ्लक्स है वह प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल है, हम कह सकते हैं। देखिए सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी के प्रोपोर्शनल है, यदि यहाँ पे करंट ज्यादा चेंज होगा तो सेकेंडरी में ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, यदि करंट कम चेंज होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी में करंट का जो चेंजेस है वह कम होगा। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी का फ्लक्स है वह प्राइमरी के करंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमें यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ∅2 इज इक्वल टू एम, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा जो कि एक कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर I1 इसी तरह से आने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ∅2 है वो I1 के प्रोपोर्शनल और m एक कांस्टेंट है। यहां से यदि हम m की वैल्यू लेते हैं तो m इज इक्वल टू होगा ∅2 डिवाइड बाय I1।
आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है एम। चलिए अब हम यदि मान ले कि I1 प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट है वह 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, M इज इक्वल टू φ2 होगा। ठीक है, यहां से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, देखिए आप आसानी से डेफिनेशन बना सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू द सेकेंडरी कॉइल फ्लक्स चेंज व्हेन ए 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द प्राइमरी वाइंडिंग। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दो कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वह उस सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो। देखिए आप इक्वेशन को देख के आसानी से डेफिनेशन बना सकते हैं। एक बार फिर से हम समझे तो दो कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वह सेकेंडरी कॉइल के चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है जब से प्राइमरी वाइंडिंग में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो। चलिए इसे हम और अच्छे से देखें, फेराडे लॉ से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो फेराडे का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फेराडे का सेकंड लॉ से देखा जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है ईएमएफ उसके प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि फेराडे ने हमें सेकंड लॉ में बताया था, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट वहां पे फ्लो होने वाला है। चलिए यहां पर यदि हम फाई की यहां से वैल्यू निकाले, फाई की वैल्यू क्या होगी, यहां पे आप देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू MI1 है। ठीक है, तो यहां पे हम निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे हमें इंड्यूस्ड फ्लक्स सेकेंडरी का लेना है, ठीक है, और फाई बराबर है MI1 है। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, E2 ऐसे ही पुट करना है। यहां पर हमें क्या करना है, माइनस साइन है क्योंकि वो उस करंट का अपोज करता है जिसके कारण खुद वो जनरेट हुआ है। d/dt ऐसा ही आएगा। फाई की जगह हमें वहां पर MI1 रखना है। यहां पर M एक कांस्टेंट है जो कि किसी भी करंट या किसी भी फ्लक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। M ओनली डिपेंड करता है इसके ओरिएंटेशंस पर एंड देखा जाए शेप पर, कि दोनों वाइंडिंग में कितना शेप है, कितना एंगल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वोल्टेज एंड करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है M, क्योंकि एक कांस्टेंट है। ये ओनली यहाँ पे कितने टर्न्स है या किसका शेप किस तरह है, कितने एंगल पे है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर M एक कांस्टेंट है जो कि किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे M एक कांस्टेंट उसे बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, MdI1/dt। और यहां पर यदि हम माने कि di1/dt इज इक्वल टू 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि ये 1 होता है तो E2 इज इक्वल टू M। अब यहां पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। ध्यान रखिए टू कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो हम इसे डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, coefficient of mutual inductance of two coil is equal to induced EMF in secondary coil। E2 है तो mutual inductance of two coil is equal to the induced EMF in secondary coil and rate of change of current is 1 ampere per second। आप इस तरह से डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। mutual inductance of two coil is equal to induced EMF in secondary coil when rate of change of current is 1 एम्पियर पर सेकंड। इस तरह से डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। यहां से यदि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट निकाले तो यहां पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस φ2/I1। फाई की वैल्यू होती है वेबर और आई की वैल्यू होती है, आई की जो यूनिट होती है वह एम्पियर होती है। तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वह होगी वेबर पर एम्पियर, या जिसे हम हेनरी भी कह सकते हैं, या इसे हम हेनरी में भी डिनोट कर सकते हैं और हेनरी को H में लिखा जाता है। तो यही म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है, हेनरी या वेबर पर एम्पियर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है तो प्राइमरी वाइंडिंग के करंट जो करंट चेंज होता है सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होता है जिसे हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। कैसे होता है हमने इस वीडियो में सीखा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।